अगला अध्याय अध्याय 186 खंडहरों के द्वितीयक विकास के रहस्य। डिंग हाओ उदास दिख रहा था और उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा कि 10 सालों पहले चूक गया था। आत्मा और मन के पूर्ण संचार ने डिंग हाओ को अपने पूर्ववर्ती की सभी भावनाओं को विरासत में लेने में सक्षम बनाया था। उसकी बहन के साथ रक्त संबंध कमजोर नहीं हुआ है, बल्कि और अधिक गहरा हो गया है। आह, ली लैन ने क्षमा मांगते हुए कहा, मुझे खेद है, मुझे नहीं पता। डिंग हाओ ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। उसने कहा, चाहे कि र कहीं भी चली जाए, मैं उसे जरूर ढूंढ लूंगा। उसने दृढ़ता से कहा, पता चला कि आपकी बहन का नाम डिंग केर है। यह एक अच्छा नाम है। मुझे लगता है कि वह बहुत अच्छी और सुंदर होगी, है ना? ठंडी हवा चली और ली लैन के लंबे बाल बिखर गए। उसने अपना हाथ बढ़ाया और स्वाभाविक रूप से अपने लंबे बालों को धीरे से समेटा। डिंग हाओ हालांकि दंग रह गया। उसने मुस्कुराते हुए भुनी हुई मोटी मछली को सौंपते हुए कहा, अरे जियाओ लैन, अगर तुम्हारे पास एडम्स एप्पल नहीं होता और तुम्हारे पास महिला जैसी छाती नहीं होती, तो मैं सोचता कि तुम एक महिला हो। ली लैन थोड़ा चौंक गया, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से क्रोधित नहीं था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, काश मैं एक महिला होती और मुझे अपने जीवन में इतना बोझ नहीं उठाना पड़ता। फिर उसने धीरे से भुनी हुई मछली का एक टुकड़ा खाया। उसे लगा कि उसके होंठ और दांत सुगंधित हो रहे हैं और जीभ के नीचे लार बन रही है। उसने ईमानदारी से प्रशंसा की, वाह, स्वाद बहुत अच्छा है। डिंग हाओ जोर से हंसा और फिर बोला, बेशक। प्यारी बिल्ली जोर से रोई और उसने अपना छोटा सा सिर डिंग हाओ के बछड़े पर रगड़ते हुए इस्तेमाल किया, बहुत प्यारा, और उसके मुंह से लार टपक रही थी। डिंग हाओ ने जल्दी से छोटी बिल्ली को एक भुनी हुई मछली दी। म्याओ। बिल्ली उछली और प्यार से डिंग हाओ के गाल चाटने लगी। तभी उसने संतोष के साथ अपना हिस्सा खाया। दिलचस्प छोटा सा साथी। ली लैन ने चेहरे पर एक कोमल मुस्कान के साथ बिल्ली को देखा। दोनों आदमी खाना खाते हुए बातें कर रहे थे। अनजाने में वे करीब आ गए। डिंग हाओ उकड़ू बैठ गया और असहज महसूस करने लगा, इसलिए वह आगे बढ़कर ली लैन के फरमेंटल पर बैठ गया। ली लैन ने भौहें सिकुड़ी, एक तरफ हट गई और आखिरकार डिंग हाओ के व्यवहार को स्वीकार कर लिया। डिंग हाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता है कि तुम्हें सफाई का बहुत शौक है, लेकिन चिंता मत करो, मैं बहुत साफ सुथरा हूं। तुम मेरी जांच कर सकते हो। ली लैन ने डिंग हाओ को लात मारी और बोलने से पहले चुपचाप भुनी हुई मछली खा ली। उसने कहा, वैसे हमें कल के अवशेष परीक्षण में सावधान रहना चाहिए। अंदर जाने के बाद हमें शिक्षकों और मार्शल चाचाओं का बारीकी से पालन करना चाहिए। बाहर भटकने वाले योद्धा और दुष्ट साधक हमारे 9 संप्रदायों के शिष्यों पर हमला करने की हिम्मत नहीं करते, लेकिन वे अवशेष के अंदर हम पर हमला करेंगे। ये लोग डाकू हैं और उनके पास साधना संसाधनों की कमी है। वे मैनुअल पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में 9 संप्रदाय अभी भी नामात्र के शिष्यों को यहाँ क्यों भेजते हैं और गैर संप्रदाय के लोगों को खंडहरों का पता लगाने की अनुमति देते हैं? क्या वे चाहते हैं कि ये उत्कृष्ट शिष्य यहाँ मर जाएं? डिंग हाओ ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी। जनता का गुस्सा न भड़काने के लिए 9 संप्रदायों को उन भटकते योद्धाओं और दुष्ट साधकों को यहाँ आने की अनुमति देनी होगी। आखिरकार ये लोग स्नो प्रांत में काफी शक्तिशाली हैं। इसके अलावा सांपों के अपने फायदे हैं और चूहों के अपने फायदे हैं। इन लोगों में कुछ अजीब लोग भी हैं जो शायद अच्छे लड़ाके नहीं हैं, लेकिन वे खंडहरों की खोज करने में अच्छे हैं। 9 संप्रदाय चाहते हैं कि वे इस अवशेष क्षेत्र का अच्छी तरह से पता लगाएं। वास्तव में उन्हें अभी भी तोप का चारा माना जाता है। यदि उनके द्वारा खोजा गया कोई खोया हुआ खजाना है, तो 9 संप्रदाय इसे ऊंची कीमत पर खरीद लेंगे। यदि ये पुरुष और महिलाएं नहीं बेचते हैं, तो 9 संप्रदाय इसे चुपके से चुरा लेंगे। ली लैन ने धीरे से कहा। हालांकि डिंग हाओ को डरावना महसूस हुआ। उसे अचानक एहसास हुआ कि ये दुनिया कितनी क्रूर है। ये भटकने वाले योद्धा और दुष्ट साधक मूर्ख नहीं है। वे जानते हैं कि 9 संप्रदाय क्या सोच रहे हैं। हालांकि उनके पास कोई विकल्प नहीं है। यदि वे मजबूत बनना चाहते हैं, तो उन्हें जोखिम उठाना होगा। यह एक अवसर है, ली लैन ने रुककर कहा, और संप्रदायों ने अपने उत्कृष्ट शिष्यों को अभ्यास के लिए यहाँ भेजा है। शिष्य जितने उत्कृष्ट होते हैं, उन्हें उतने ही अधिक अभ्यास की आवश्यकता होती है।
कोई भी संप्रदाय यह आशा नहीं करता कि उनके उत्तराधिकारी, जिन्हें उन्होंने खेती करने के लिए बहुत ऊर्जा खर्च की है, ग्रीनहाउस में फूल हैं और हवा और बारिश को बर्दाश्त नहीं कर सकते। बेशक हमारी सुरक्षा की भी गारंटी होगी, इसलिए हमारे साथ यहाँ 5 तीसरी पीढ़ी के शिष्य हैं। ली लैन का विश्लेषण बहुत गहन था। जब डिंग हाओ ने ये सुना तो उसने सिर हिलाया। दरअसल तलवारबाजी की चाह रखने वाले संप्रदाय ने अपने शिष्यों को इसी तरह प्रशिक्षित किया था। कल हम जिस अवशेष क्षेत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं, उसका इतिहास हजारों वर्षों का है। यहाँ एक बहुत बड़ा संप्रदाय स्थित था, लेकिन किसी तरह ये संप्रदाय नष्ट हो गया और संसाधन को इसके निषेधों के संरक्षण में संरक्षित किया गया। जबकि लंबे समय के बाद उस संप्रदाय का आधा हिस्सा भूमिगत दफन हो गया था और 3 परतों में विभाजित हो गया था। संप्रदाय ने हमें जो पैम्फलेट दिया है, उसमें अंदर के सभी तंत्र और भूभाग को चिन्हित किया गया है। लगभग 80% से 90% खजाने को 9 संप्रदायों द्वारा विभाजित किया जाएगा। ट्रैंक्विलिटी अकादमी और म्यू तियानयांग को बहुमत मिलेगा। शायद कुछ खजाने के कमरे अभी तक खोजे नहीं गए हैं। अगर कोई भाग्यशाली है तो उसे अंदर का खजाना मिल जाएगा। हवा चल रही थी और बर्फबारी बहुत तेज थी। ली लैन ने धीरे धीरे एक मोटी मछली को खाया और जो कहना था उसे पूरा किया। फिर वह खड़ा हुआ और अपने शरीर को फैलाया। उसने डिंग हाओ को अलविदा कहा और फिर चला गया। हेलो लैन, तुम्हारा फर वाला मेंटल, डिंग हाओ चिल्लाया। अब ये तुम्हारा है। ली लैन ने बिना पीछे देखे अपना हाथ हिलाया। जल्द ही ली लैन बर्फ में गायब हो गई। आप कितने उदार हैं, डिंग हाओ ने बड़बड़ाया। हालांकि डिंग हाओ को ली लैन की असली पहचान नहीं पता थी, लेकिन उसने उसे एक सियान फॉक्स डेमन जनरल द्वारा बनाया गया इतना बढ़िया फर दिया, जिसका मतलब था कि उसका परिवार वांग शियाओकी के परिवार से ज्यादा अमीर था। इसके अलावा ली लैन हमेशा तलवारबाजी की तलाश करने वाले उच्च स्तरीय संप्रदाय से बहुत सारी खबरें पहले से जान सकता था। डिंग हाओ ने अनुमान लगाया कि ली लैन का निश्चित रूप से तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय के आंतरिक कोर के साथ एक अच्छा रिश्ता था। जल्द ही उत्तरी हवा चलने लगी और गर्जना शुरू हो गई। बर्फ लगातार भारी होती जा रही है, जिससे दृष्टि की रेखा धुंधली होती जा रही है। स्नो प्रांत में डिंग हाओ को जो पहली बर्फ मिली थी, वह अब से कई दिनों और रातों तक बनी रहेगी। सर्दी आ रही थी। स्नो प्रोविंस में सबसे क्रूर मौसम आया। लंबी सर्दियों के दौरान मौसम की स्थिति कठोर हो गई, वनस्पतियां मुरझा गईं और नदियां जम गईं। भोजन की कमी के कारण दानव जनजाति और मानव जनजाति के बीच अधिक घर्षण होगा। छोटे छोटे युद्ध आम थे। पिछले नियमों के अनुसार 9 संप्रदाय जल्द ही अपने स्वामियों को उन शहरों में भेज देंगे जहां मानव जनजाति रहती थी, ताकि वे दानव जनजाति द्वारा मारे जाने से बच सकें। अध्याय 187 डिंग हाओ और गुओनू। डिंग हाओ ने अपने पिछले जीवन में कभी इतनी बड़ी बर्फबारी नहीं देखी थी, इसलिए अब वह बहुत उत्साहित महसूस कर रहा था। वह हंसा और खुद को तान लिया। वह चौड़े फर पर लेट गया और अपने स्टोरेज रिंग से शराब की एक बोतल निकाली। उसने शराब पी और काफी आराम महसूस किया। लोग मुझ पर हंसते हैं क्योंकि मैं बहुत ज्यादा पागल हूं, लेकिन मैं लोगों पर हंसता हूं क्योंकि मैं बहुत ज्यादा मूर्ख हूं। जब डिंग हाओ ने 3 साल बाद म्यू तियानयांग के साथ हुई लड़ाई के बारे में सोचा कि कैसे वे उसे कल के मरे हुए आदमी की तरह देखते थे, तो अवसाद के बजाय डिंग हाओ को उत्साह की भावना महसूस हुई। 3 साल बाद वह सभी को बहुत हैरान कर देगा। अचानक पीछे से कदमों की आवाज आई। अरे, शराब की खुशबू बहुत अच्छी है, एक कर्कश आवाज आई। डिंग हाओ के चेहरे पर मुस्कान थी। उसने मुड़कर नहीं देखा और अपने हाथ में पकड़ी शराब की बोतल को पीछे की ओर फेंक दिया। उसने पहले ही उसकी आवाज से पहचान लिया था कि वह कौन है। हाँ, शुक्रिया। उसके पीछे खड़े आदमी ने बोतल पकड़ी, एक घूंट लिया। कुछ ही देर में जमीन थोड़ी हिली और डिंग हाओ के बगल में एक बड़ी सी आकृति दिखाई दी और बोतल उसे थमा दी। वह शर्मिंदा हुआ और बोला, अरे भाई डिंग, मुझे माफ करना, बोतल बहुत छोटी है, मैंने इसे पी लिया। वक्ता वह विशालकाय लाल बालों वाला मजबूत आदमी था, जो आज दिन के समय भीड़ में डिंग हाओ के लिए जोर से जयकार कर रहा था। वह अभी भी एक विशाल लंबी तलवार, जिसका हैंडल लाल रंग का था, अपने पास रखे हुए थे, जिसका वजन कम से कम 250 किलोग्राम था। वह एक मुखर व्यक्ति था।
आज वह अकेला व्यक्ति था जिसने ट्रैंक्विलिटी अकादमी के शिष्यों को नाराज करने का जोखिम उठाने की हिम्मत की और उसका उत्साहवर्धन किया, जिससे ये साबित हो गया कि यह व्यक्ति दोस्ती करने लायक है। कोई बात नहीं, डिंग हाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने अपना हाथ खोला और जादुई तरीके से शराब की एक बोतल सामने आ गई। उसने लापरवाही से उसे लाल बालों वाले मजबूत आदमी की ओर फेंक दिया। डिंग हाओ ने संप्रदाय छोड़ने से पहले बाजार से बहुत सारी बढ़िया मदिराएं खरीदी, जिन्हें रेड फ्लेम वाइन कहा जाता है। रेड फ्लेम वाइन एक प्रसिद्ध औषधीय शराब थी, जिसका स्वाद मधुर था। इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह था कि यह शरीर को पोषण दे सकती थी। ये कई साधकों के लिए आवश्यक सहायक साधना संसाधनों में से एक था जो स्वर्ण शरीर मंत्रों का अभ्यास करते थे। डिंग हाओ ने बर्फ और आग द्वारा स्वर्ण शरीर निर्माण के 9 स्तरों का अभ्यास किया था, इसलिए उसने कुछ खरीदा। रेड फ्लेम वाइन की एक बोतल की कीमत 1000 स्वर्ण सिक्कों से अधिक थी, जो काफी लग्जरी थी। वह मजबूत आदमी स्पष्ट रूप से शराब का आदी था। उसने बोतल पकड़ी, ढक्कन खोला और उसे सूंघा। वह तुरंत नशे में था और ऐसा लग रहा था कि उसके मुंह से लार टपक रही है। हालांकि उसने आखिरकार ढक्कन बंद कर दिया और अपना सिर हिला दिया। तुम और मैं अजनबी हैं। मैं तुम्हारी शराब पहले ही पी चुका हूं। मैं इसे और नहीं पी सकता। ये शराब शायद महंगी है। मैं इसे खुद को बेचने पर भी नहीं खरीद पाऊंगा। डिंग हाओ ने इसे वापस नहीं लिया। वह हंसा और फिर बोला, महत्वपूर्ण बात यह है कि हम मिले, न कि हम एक दूसरे को जानते थे। आज आपकी तालियां एक बोतल शराब के बराबर हैं। लेकिन बलवान आदमी अभी भी हिचकिचा रहा था। डिंग हाओ ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मुझे लगा कि तुम एक स्पष्टवादी व्यक्ति हो, लेकिन तुम तो बहुत ही औरतों की तरह उधम मचाते हो। तुम बिल्कुल औरतों की तरह हो। इसने मुझे वाकई निराश कर दिया। ये सिर्फ शराब की एक बोतल है। यह मेरी जेब से है। ज्यादा चिंता मत करो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें नशीली दवा देकर जहर दे दूंगा? डिंग हाओ के शब्द बहुत उदार और मेहमाननवाज लग रहे थे। डिंग हाओ उसे काम करने के लिए उकसा रहा था। जब से डिंग हाओ इस दुनिया में आया है, तब से वह झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों और अपने ही मालिक के भाइयों से मिला था। अब जब उसे एक ऐसा आदमी मिल गया है जो साथ मिलकर काम कर सकता है, तो उसने उससे दोस्ती करने की योजना बनाई थी। लाल बालों वाला यह मजबूत आदमी एक हिंसक आदमी था। डिंग हाओ से उत्साहित होकर उसने झिझकना बंद कर दिया और एक बड़ी मुस्कान के साथ कहा, ठीक है भाई डिंग, आप इतने मेहमाननवाज हैं, तो मैं आपका निमंत्रण अस्वीकार नहीं करूंगा। फिर उसने शराब की वह बोतल ली और उसे पी गया। शराब पीने के बाद वह जोर से हंसने लगा, जोर से दहाड़ते हुए अपनी बड़ी लंबी कृपाण को जमीन में गाड़ दिया, अपने शरीर के ऊपरी हिस्से का कपड़ा उतार दिया और अपनी मजबूत मांसपेशियों को ढीला कर दिया, जो ऐसा लग रहा था कि उन्हें चाकू से एक एक करके तराशा गया है। वह सीधा मुड़ा और साफ नदी में कूद गया। स्प्रे फड़फड़ा रहा था। वह तेजी से तैरा और जल्द ही 7-1 मीटर लंबी सफेद मछलियां पकड़ ली और किनारे पर पहुंच गया। कितना मजबूत आदमी है। डिंग हाओ उसकी प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सका। लाल बालों वाला वह आदमी लगभग 2.4 मीटर लंबा था, बिल्कुल किसी विशालकाय आत्मा देवता जैसा। इस ठंडी, बर्फीली रात में वह कमर तक नंगा था। पानी की टिक टिक करती बूंदें उसकी कांस्य रंग की त्वचा से नीचे गिर रही थी। उसके पूरे शरीर पर एक सफेद धुंध थी। वह अपने हाथ में एक राक्षस जैसी विशाल सफेद मछली लिए हुए था। दूर से देखने पर वह अद्भुत लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसके पास जादुई शक्तियां हैं। हाँ, अपनी शराब के लिए मछली पकड़ो, और मैं तुम्हें मछली खाने के लिए आमंत्रित करता हूँ। मजबूत आदमी हंसा और सफेद मछली को एक चिकने पत्थर पर फेंक दिया, एक चांदी का चाकू निकाला। वह कुशल था और उसने जल्दी ही 7 सफेद मछलियों को धो दिया। उसने उन पर कुछ मसाले छिड़के और उन्हें लकड़ी की छड़ियों से पहना और आग पर पकाया। डिंग हाओ ने रेड फ्लेम वाइन की 2 और बोतलें ली और एक बोतल उस ताकतवर आदमी की ओर फेंक दी। उसने एक और बोतल ली और मुस्कुराते हुए उसे पी गया। म्याओ। प्यारी बिल्ली ने खुद को फैलाया, मजबूत आदमी को तिरस्कार भरी नजर से देखा और फर कोट में लिपट गई, आराम से सो गई। मजबूत आदमी का खाना पकाने का कौशल स्पष्ट रूप से डिंग हाओ से कमतर था। इस छोटी बिल्ली को इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। जल्द ही 2 बड़ी मछलियां भून गईं। विशाल ने एक को डिंग हाओ को सौंप दिया।
डिंग हाओ ने इसे ले लिया और धीरे धीरे खाना शुरू कर दिया। बड़े आदमी को राहत महसूस हुई और फिर उसने भेड़ियों और बाघों की तरह दूसरी मछली खाना शुरू कर दिया। जब डिंग हाओ ने आधी मछलियां खा ली, तो उसने ऊपर देखा और पाया कि मजबूत आदमी के सामने 5 पूरी और साफ मछली की हड्डियां थीं। उसने पहले ही बची हुई सारी मछलियां खा ली थीं, और फिर भी ऐसा लग रहा था कि वह संतुष्ट नहीं था। मेरी भूख अच्छी है, डिंग हाओ की हैरान आंखों को महसूस करते हुए बड़े आदमी ने मुस्कुराते हुए समझाया। डिंग हाओ खुश था कि उसे एक और अद्भुत व्यक्ति मिला था। दुनिया वाकई अद्भुत थी। मेरा नाम गुओ नू है। वह मजबूत आदमी खड़ा हुआ और अपना शरीर हिलाते हुए बोला, मैं वैली विलेज से हूँ, और मैं वहां का एकमात्र रक्षक योद्धा हूँ। मुझे पता है कि तुम्हारा नाम डिंग हाओ है। तुम म्यू तियानयान को चुनौती देने के लिए बहुत बहादुर हो। वाह वाह, तुम्हारी शराब इतनी तीखी है और मुझे पूरे शरीर में गर्मी लग रही है। वाह, मुझे व्यायाम करना है। उसने तुरंत अपनी बड़ी लंबी कृपाण निकाली जो जमीन पर गड़ी हुई थी। उसने कृपाण को तेजी से हिलाया, और उसके हाथ में मौजूद भारी कृपाण एक तिनके के टुकड़े की तरह हल्की हो गई। डिंग हाओ मुस्कुराया। रेड फ्लेम वाइन की 3 बोतलें पीने के बाद उसके शरीर में बहुत ज्यादा औषधीय शक्ति जमा हो गई थी। उसे अपनी शक्ति को अपनी ताकत में बदलने के लिए व्यायाम करना पड़ा। उन्होंने इस शक्तिशाली व्यक्ति की शक्ति और चाल को ध्यानपूर्वक देखा। गुओ नू ने मार्शल शिष्य क्षेत्र को तोड़ दिया था और एक छिद्र वाले मार्शल सैनिक क्षेत्र में था। उसकी साधना डिंग हाओ की साधना से लगभग 5 छोटे क्षेत्र अधिक थी। आदमी को दिव्य शक्ति के साथ पैदा होना चाहिए। अब उसके पास कम से कम 2000 या 2500 किलोग्राम शारीरिक शक्ति है, क्योंकि वह आसानी से इस विशाल लाल लंबे कृपाण को लहरा सकता था जिसका वजन 250 किलोग्राम था। उसकी हरकतें स्पष्ट रूप से खुद द्वारा बनाई गई थी क्योंकि यह बिल्कुल भी पेशेवर नहीं था। डिंग हाओ की नजर में ये खामियों से भरा था, लेकिन यह उन राक्षसों से निपटने के लिए पर्याप्त था जो दानव सैनिकों के दायरे में थे। अध्याय अध्याय 188 पुरातन स्थल की खोज शुरू हुई। ये घुमक्कड़ योद्धाओं का जन्मजात दोष था। उनमें से अधिकांश को संप्रदायों से मार्शल आर्ट की शिक्षा नहीं मिली थी। उनके पास उन्नत क्यूई मानसिक साधना पद्धतियां और जादू कौशल नहीं थे। वे अपने कौशल को सुधारने के लिए राक्षसों के साथ अत्यंत खतरनाक युद्धों के दौरान केवल अपनी समझ पर भरोसा कर सकते थे। इसलिए सुधार सीमित था और वे अपनी हरकतों से सहायता प्राप्त नहीं कर सकते थे। अचानक डिंग हाओ को एक विचार आया। आपका शरीर केंद्र है। क्यूई के प्रवाह के अनुसार आपको इसकी गति का लाभ उठाना चाहिए। क्यूई को अपने पेट से होकर अपने अंगों की ओर प्रवाहित करना चाहिए। फिर आपको चीजों को अपने तरीके से चलने देना चाहिए। अपने हथियार का उपयोग करने की विधि, अपनी क्यूई को कंपन करें और इसे अपने हाथ के माइनर यिन में 3 चक्रों में प्रवाहित होने दें, जो सकारात्मक है। अपने कृपाण को केंद्र के रूप में उपयोग करें। आपको बिग डिपर 7 स्टॉस के कदमों के साथ घूमना चाहिए। यदि आप खतरे में थे, तो अपने हथियार का उपयोग करने की विधि, अपनी क्यूई को स्थिर करें और इसे हाथ के माइनर यांग में 3 चक्रों में प्रवाहित होने दें, जो नकारात्मक है। डिंग हाओ ने धीरे से एक रहस्यमय मंत्र पढ़ा। लाल बालों वाला वह मजबूत आदमी जो अपनी कृपाण लहरा रहा था, चौंक गया। उसे अचानक वे समस्याएं समझ में आ गईं जो उसे पहले समझ में नहीं आई थी, और उसकी कृपाण चाल पहले से ज्यादा मजबूत हो गई। जैसे जैसे वह डिंग हाओ द्वारा बताए गए तरीकों के अनुसार व्यायाम करता गया, उसे लगा कि उसका पूरा शरीर सहज है, और उसकी कृपाण तकनीक की खामियां गायब हो गईं। उसी समय शरीर के अंदर क्यूई लंबे समय से शांत था और उसने सोचा था कि वह अपनी साधना में सुधार नहीं कर सकता। क्यूई ने हलचल शुरू कर दी और दूसरे मेरिडियन हैंड्स माइनर यांग के दूसरे छिद्र को प्रभावित करना शुरू कर दिया। शराब में औषधीय शक्ति और डिंग हाओ के शब्दों के साथ गुओनू और अधिक तेजी से आगे बढ़ा। वह एक चलती लाल रोशनी में बदल गया जो जमीन पर बर्फ को लुढ़का रही थी। कुछ समय बाद गुओनू को अपने शरीर में एक बहुत बड़ा झटका महसूस हुआ। हाथ के माइनर यांग के दूसरे मेरिडियन का दूसरा छिद्र खुल गया था। उनकी साधना जो 2 साल से अधिक समय से अड़चन में फंसी हुई थी, अप्रत्याशित रूप से सफल हुई और 2 छिद्रित मार्शल सोल्जर क्षेत्र में प्रवेश किया। हा, मैं बहुत उत्साहित हूँ। गुओ नू रुक गया और कृपाण पर झुक गया। उसने हंसते हुए कहा, भाई डिंग को मानसिक साधना के तरीके बताने के लिए धन्यवाद।
मैं आखिरकार सफल हो गया। हाँ हाँ, काश भाई डिंग, तुम कहाँ हो? कुछ समय पहले जैड जैसा लड़का और उसकी प्यारी बिल्ली बर्फ में चले गए थे। बर्फ से बुझ चुकी अलाव के किनारे पर टेढ़े मेढ़े शब्दों की एक पंक्ति थी। भाई गुओ, ये भाग्य है कि हम एक दूसरे को जानते हैं, अपना ख्याल रखना। जाहिर है, डिंग हाओ ने जाने से पहले उन्हें छोड़ दिया था। गुओ नु कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गया और फिर उसके चेहरे पर कृतज्ञता का भाव आ गया। उसने खुद से कहा, ऐसा कहा जाता है कि 9 संप्रदायों के शिष्य अहंकारी और दबंग होते हैं, लेकिन भाई डिंग स्पष्ट रूप से उनसे अलग है। वह बिल्कुल धूल से अलग एक विशेषज्ञ की तरह है। उसने आज मुझे मानसिक साधना विधि सिखाई। मैं इसे ध्यान में रखूंगा। थोड़ी मदद से बहुत लाभ मिलता है। तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय के तंबू में लौटने के बाद डिंग हाओ ने तुरंत अभ्यास करना शुरू कर दिया। इन दिनों के रख रखाव के बाद उसके निचले डेंटियन में बर्फ और बर्फ की क्यूई चमकदार हो गई थी और उसके डेंटियन से भरी हुई थी। पहले 5 छिद्रों ने पहले से ही एक ठोस नींव रखी थी और उन्हें पूरी तरह से परिष्कृत किया गया था। कल वे उन खंडहरों में प्रवेश करेंगे जो खोज करने के लिए खतरों से भरे थे। इसलिए आज रात डिंग हाओ 6 छिद्रों वाले मार्शल डिसिपल दायरे को तोड़ने की कोशिश करेगा। उसकी ताकत जितनी मजबूत होगी, वह कल की खोज के दौरान उतना ही सुरक्षित रहेगा। अभी अभी नदी के किनारे डिंग हाओ ने गो नु को जो सिखाया था वह था अपनी यात्रा शुरू करने के लिए एक कृपाण तकनीक। वह कौशल ताइक्सुआन तलवार खोज शास्त्र के बराबर था, लेकिन ये तलवारबाजी खोज संप्रदाय से संबंधित नहीं था। इसलिए डिंग हाओ अपनी इच्छानुसार दूसरों को सिखा सकता था। गुओ नु एक बुद्धिमान व्यक्ति था, जिसका स्वभाव और योग्यता अच्छी थी। उसके पास केवल एक चीज की कमी थी, वह थी पूर्ण उन्नत मानसिक साधना पद्धति। डिंग हाओ हमेशा एक अच्छा युवा था जो दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था, चाहे वह अपने पिछले जीवन में हो या अपने वर्तमान जीवन में। मतलबी होने के बजाय उसने उदारता से गुओ नु को वह पद्धति सिखाई। इसके अलावा गुओ नु घाटी गांव का एकमात्र संरक्षक था और यदि उसकी ताकत मजबूत हो गई, तो उसका छोटा सा गांव इस लंबी सर्दियों में सुरक्षित हो सकता है। समय तेजी से उड़ गया। तंबू के बाहर प्रकाश धीरे धीरे तेज होता गया। एक रात डिंग हाओ ने प्रारंभिक रूप से किंगलिंग को परिष्कृत किया था, जो शाओइन प्रथम चैनल ऑफ हैंड का छठा छिद्र था। एक औसत व्यक्ति के लिए हर बार जब वह छोटे दायरे में कदम रखता है, तो उसे तोड़ने के लिए एक अड़चन होती है, भले ही उसने पहले से ही नींव को मजबूत कर लिया हो। इस अड़चन को तोड़ने के लिए उन प्रतिभाशाली किशोरों को भी कई दिन बिताने पड़ते हैं। हालांकि डिंग हाओ के लिए, जिसके पास कृपाण और तलवार की पवित्र शक्ति थी, जब तक कि उसका मध्य डांटेन और उसका निचला डांडियन एक दूसरे को नियंत्रित करते थे, तब तक कोई अड़चन नहीं थी। नए स्तर तक आसानी से पहुंचने में केवल एक रात लगी। 6 एपर्चर मार्शल शिष्य क्षेत्र। इस क्षेत्र में प्रवेश करते ही डिंग हाओ की ताकत काफी बढ़ गई थी। क्यूई की घूर्णन गति 60 चक्कर प्रति सेकंड तक पहुंच गई थी। इसके अलावा उसे ठंड और गर्मी से डर नहीं लगता था। सामान्य बीमारियां उसे प्रभावित नहीं कर सकती थीं, और अगर उसके मूल को गंभीर चोट नहीं लगी होती, तो उसका जीवन काल बिना किसी बीमारी के 80 साल तक बढ़ जाता। जैसे ही वह अपनी क्यूई के साथ धीरे से कूदता, वह 60 मीटर दूर तक पहुंच सकता था। उसकी गति में भी बहुत सुधार हुआ, साथ ही उसकी अद्वितीय शारीरिक शक्ति में भी वृद्धि हुई। अब वह 6 एपर्चर क्षेत्र के किसी भी प्रतिद्वंद्वी को आसानी से हरा सकता था, और यहां तक कि 7 एपर्चर क्षेत्र के किसी प्रतिद्वंद्वी को भी हरा सकता था। वह 8 एपर्चर मार्शल कलाकार के खिलाफ भी लड़ सकता था। तंबू के बाहर तरह तरह की चीख पुकार मच गई। जाहिर है, भीड़ भी इकट्ठा होने लगी। जब डिंग हाओ बाहर आया, तो उसने पाया कि आकाश अभी भी भारी बर्फ से ढका हुआ था, और 50 मीटर दूर का दृश्य धुंधला होने लगा था, जबकि बड़ी संख्या में भटकने वाले योद्धा और दुष्ट साधक पहले से ही पूरी तरह से सशस्त्र और हलचल करते हुए पहाड़ी की चोटी की ओर भाग रहे थे। स्थल का अन्वेषण शुरू होने वाला था। सभी 9 संप्रदायों के लोगों ने बहुत धैर्य दिखाया और प्रवेश करने में आगे नहीं बढ़े। इसके बजाय उन्होंने तोप के चारे के आसानी से गुजरने का इंतजार किया और फिर धीरे धीरे प्रवेश किया, ताकि कुछ ट्रिगर निषेध और दुर्घटनाओं का सामना न करना पड़े। इसके अलावा अंदर का इलाका 9 संप्रदायों द्वारा खोजा गया था और वे इससे सबसे अधिक परिचित थे। इसलिए भले ही वे प्रवेश करने वाले पहले व्यक्ति न हो, फिर भी वे पहला स्थान जीत सकते थे।
उन्होंने तंबू साफ किए और करीब 1.5 घंटे तक बाहर इंतजार किया। लगभग सभी भटकने वाले योद्धा और दुष्ट साधक अंदर आ चुके थे, जिनमें 9 संप्रदायों के 6 लोग भी शामिल थे। लियू सुएफेंग, वान स्वॉर्ड डिस्ट्रक्शन और वांग ज्यूफेंग, सन की आदमी, ने आदेश दिया और डिंग हाओ और तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय के अन्य शिष्यों के साथ साइट के प्रवेश द्वार की ओर चल पड़े। बर्फ पर पैरों के निशान बिखरे पड़े थे, जो पहाड़ी की चोटी पर स्थित एक अंधेरी गुफा में गायब हो गए थे। ये गुफा का प्रवेश द्वार पुरातन खंडहरों का प्रवेश द्वार था। डिंग हाओ को अजीब सा एहसास हो रहा था। आसमान में चारों तरफ हवा और बर्फ के बीच काली गुफा का दरवाजा, जो भूमिगत की ओर फैला हुआ था, एक राक्षस की तरह लग रहा था, जिसका बड़ा सा मुंह खुला हुआ था और जो उसमें प्रवेश करने वाले सभी लोगों को निगलने वाला था। सभी सावधान रहें, लियू सुइफेंग ने पीछे मुड़कर नौसिखियों से कहा। चांदी की रोशनी उसके पूरे शरीर पर चमक रही थी और उसने काली गुफा को रोशन कर दिया। वह सबसे पहले तहखाने की गहराई की ओर चला गया। उनका सीधा शरीर और मोटे कंधे हर किसी को सुरक्षा का एहसास दिलाते थे। भीड़ गहरी सुरंग में उनके पीछे पीछे चली गई। जैसे जैसे वे गहरे जाते गए, रोशनी कम होती गई। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, तो प्रवेश द्वार एक चमकदार सफेद धब्बा बन गया था। अध्याय 189, एक चमत्कार भूमिगत विशाल शहर। सुरंग करीब 20 मीटर ऊंची और 10 मीटर से ज्यादा चौड़ी थी। यह मोटे तौर पर अंडाकार आकार की थी। इसकी दीवारें पूरी तरह से काले और भूरे रंग की कठोर चट्टानें थीं। कोई नहीं जानता था कि यह प्राकृतिक सुरंग थी या कृत्रिम रूप से खोदी गई सुरंग, और सालों के आक्रमण के बाद यह ऐसी हो गई। वे जितने गहरे गए, हवा उतनी ही धीमी होती गई। एक गहरी और सुदूर ठंडी बर्फीली हवा, मानो वह जमीन के नीचे से आ रही हो, ने सभी को घेर लिया। लियू सुइफेंग एक नर्म लौ के साथ भीड़ के सामने चले गए, जिसने सभी को घेर लिया और अंधेरे और ठंड को दूर कर दिया। उसकी गति तेज नहीं थी। लगभग 30 मिनट बाद मोर्चे से खून की तीखी गंध आने लगी। सभी लोग घबरा गए। वे सतर्क रहे और पास पहुंचे। फिर उन्होंने देखा कि 6 लाशें जमीन पर पड़ी थीं। घावों से खून अभी भी बह रहा था, जिससे गर्म सफेद कोहरा निकल रहा था। खून ने चट्टान की बनावट की सड़कों के किनारे एक तालाब बना दिया था। यह बहुत दयनीय था। डिंग हाओ ने एक नजर डाली और पहचान लिया कि वे सभी अपनी पोशाक से भटकते योद्धा होंगे। सन की आदमी वांग ज्यूफेंग शवों के पास बैठा और कुछ देर तक उन्हें देखता रहा। फिर उसने अपना सिर हिलाया और कहा, वे सभी फॉलिंग स्टार संप्रदाय के छिपे हुए हथियारों से मारे गए थे। खैर, मुझे नहीं पता कि दोनों पक्षों के बीच क्या संघर्ष हुआ था। जिन लोगों ने छिपे हुए हथियारों का इस्तेमाल किया, वे वाकई बहुत निर्दयी हैं। कोई भी जीवित नहीं बचा है। तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय के कुछ नामात्र के अनुयायी शवों को देखकर पीले पड़ गए। एक क्षण पहले वे जीवित थे, पर अब वे यहाँ पड़े थे, उनके शव भी दफनाए नहीं जा सकते थे। यह एक क्रूर और ठंडी दुनिया थी। क्या मार्शल आर्टिस्टों का यही भाग्य था? भीड़ में माननीय सात गठबंधन के मूक सबसे बड़े भाई ली मुयुन ने अचानक आह भरी और बैंगनी उच्च तापमान वाली क्यूई ज्वाला को उड़ाने के लिए अपना हाथ उठाया, जिससे सभी लाशें जल गईं, ताकि जंगली जानवरों द्वारा उनका भक्षण न किया जा सके और योद्धा के रूप में उनकी गरिमा बनी रहे। भीड़ आगे बढ़ गई। रास्ते में उन्हें कई मृत भटकते योद्धाओं और दुष्ट साधकों के शव मिले। मौत के कारण अलग अलग थे, लेकिन वे सभी इंसानों द्वारा मारे गए थे। ऐसा लग रहा था कि साइट की परिधि पर निषेधाज्ञा तोड़ दी गई थी, और शक्तिशाली राक्षसों का कोई गुप्त हमला नहीं हुआ था। हालांकि खून की इस ठंडी गुफा में जिंदगियां खत्म हो रही थीं। हर बार ली मुयुन ने धैर्यपूर्वक सभी लाशों को जला दिया। सभी नामात्र के शिष्य जानबूझकर अपनी ताकत बचा रहे थे, अचानक खतरनाक स्थिति से निपटने के लिए थोड़ी सी भी क्यूई बर्बाद करने से बच रहे थे, लेकिन ली मुयुन के प्रदर्शन ने डिंग हाओ की प्रशंसा जीत ली। वे चलते रहे और चलते रहे। अचानक, हम यहाँ हैं। सामने से लियू स्वाइफेक की कोमल और शांत आवाज आई। भीड़ ने ऊपर देखा और वे बहुत हैरान हुए। उनमें से कुछ ने तो जोर से चिल्लाना भी शुरू कर दिया। वे आखिरकार इस गहरी अंधेरी गुफा के अंत में पहुंच गए। यह एक बहुत ही खाली भूमिगत स्थान था, मानो वे किसी दूसरी राजसी अंधेरी दुनिया में चले गए हो। इसके अलावा, जिस बात ने उन्हें सबसे ज्यादा चौंकाया, वह ये थी कि सभी की आंखों के सामने एक शानदार विशाल शहर था, जैसे कि अंधेरे में छिपा हुआ कोई प्रागैतिहासिक राक्षस। ये हमेशा अंधेरी दुनिया में मौजूद रहता था।
लियू सुइफेंग पर चमकती चांदी की लौ की रोशनी में वे देख सकते थे कि 200 मीटर से अधिक ऊंची दीवार सामने की ओर एक पहाड़ की तरह थी। फिरोजा दीवार फास्फोरस की आग से चमक रही थी। धब्बेदार दीवार पर सभी प्रकार के हथियारों के निशान थे, जिससे उन्हें ठंड और क्रूरता का एहसास हुआ। दीवार के बीच में इस भव्य शहर का द्वार था। दीवार के शीर्ष पर खंभों की पंक्तियां, वे किसी राक्षस के दांतों की तरह थे। उनके नीचे 100 मीटर की ऊंचाई और 40 मीटर से अधिक की चौड़ाई वाला शहर का द्वार था। बर्फीली क्यूई की एक मजबूत सांस ने इस विशाल शहर की हवा को भर दिया। डिंग हाओ ने तुरंत पहचान लिया कि यह बालक म्यू तियानयान का आभामंडल था। उसने म्यू तियानयान का सामना किया था और म्यू तियानयान और दानव देव महल के युवराज के बीच लड़ाई देखी थी, इसलिए वह बर्फीली क्यूई से बहुत परिचित था, जो उसकी हवा और बर्फ क्यूई के समान थी। डिंग हाओ ने अनुमान लगाया कि यह मजबूत सांस तब पीछे छोड़ दी गई होगी जब म्यू तियानयांग ने प्राचीन निषेधों को तोड़ने के लिए अपने जादुई कौशल का उपयोग किया था। डिंग हाओ भीड़ के पीछे पीछे आगे बढ़ रहा था। शहर की दीवार के जितना करीब वह था, सबके दिलों में उतना ही गहरा सदमा और आश्चर्य था। इस प्राचीन शहर की भव्यता कल्पना से परे थी। यह शहर प्राचीन काल की उबड़ खाबड़ और दबंग शैली से भरा हुआ था। अनगिनत भूमिगत वर्षों के बाद भी ये बहुत दृढ़ और ठोस दिखता था। शहर की दीवार से 500 मीटर की दूरी पर एक खाई थी जो सूख चुकी थी। नदी का तल 100 मीटर गहरा और 300 मीटर चौड़ा था। किसी ने बड़ी ताकत से चट्टान को काटकर नदी का तल बना दिया। कटाव बहुत चिकना था। नामात्र के शिष्यों की ताकत से वे इस नदी को पार नहीं कर सकते थे। वे केवल नदी के तल तक कूद सकते थे और फिर शहर की दीवार के करीब पहुंचने के लिए चट्टान से ऊपर चढ़ सकते थे। किसी तरह जब वह नदी के किनारे कूदा तो डिंग हाओ को अचानक एक खौफनाक एहसास हुआ, जैसे कि अचानक अंधेरे में छिपे कुछ भूतों ने उसे निशाना बना लिया हो और उसे पूरे शरीर में ठंड लगने लगी। उसके कंधे पर बैठी प्यारी सी बिल्ली भी ऐसा ही महसूस कर रही थी। उसका प्रदर्शन बहुत अजीब था। बिल्ली आलस से शास्त्रों का जाप कर रही थी, लेकिन वह अचानक घबरा गई और उसने अपने पंजों से डिंग हाओ के कंधे को मजबूती से पकड़ लिया। डिंग हाओ को नहीं पता था कि यह उसका भ्रम था या नहीं। उस पल उसे लगा कि प्यारी बिल्ली से एक अवर्णनीय आभा निकल रही है और उसकी मणि जैसी आंखों से एक हल्की चमक निकल रही है और वह अंधेरी नदी में गश्त लगा रही है। ऐसा लग रहा था कि वह कुछ ढूंढ रहा था, लेकिन डिंग हाओ और प्यारी बिल्ली के अलावा दूसरों को कुछ भी नहीं मिला था, यहां तक कि सबसे मजबूत वन स्वॉर्ड डिस्ट्रक्शन लियू सुइफेंग और निंदक आदमी वांग ज्यूफेंग को भी कुछ अलग पता नहीं था। ये जगह थोड़ी अजीब है। अचानक उसके दिमाग में तलवार मास्टर की आवाज गूंजी और उसका लहजा गरिमापूर्ण था। खैर, ये लेआउट मुझे अचानक बुरा लग रहा है, सेबर मास्टर ने कहा। डिंग हाओ ने मन ही मन असंतुष्ट होकर कहा, अरे दोस्तों, अगर तुम्हें कुछ मिले तो कह देना। लोगों को इस तरह डराना गलत है। हा, लिटिल चैप डिंग, क्या तुम डर गए हो? तलवार मास्टर ने तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, मुझे बस इसका अंदाजा है। यह कोई बड़ी समस्या नहीं है। यह तुम्हारे लिए एक अवसर हो सकता है। कृपाण मास्टर ने अपना गंभीर स्वर बदला और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है। हालांकि तलवार मास्टर ज्यादातर समय अविश्वसनीय होता है, लेकिन इस बार वह सही है। अगर इस जगह का लेआउट वाकई पौराणिक है तो शायद आपकी किस्मत अच्छी हो। अरे पागल औरत, क्या तुम सोचती हो कि मैं अविश्वसनीय हूं? क्या तुम ही अविश्वसनीय नहीं हो? तलवार मास्टर क्रोधित हो गया। कृपाण मास्टर जोर से हंसा और फिर बोला, अरे, क्या तुम नाराज हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं डिंग हाओ को तुम्हारे अविश्वसनीय वीरतापूर्ण कार्यों का अतीत बताऊं? तलवार मास्टर गुस्से से पागल हो गया और सड़क पर गाली गलौज करते हुए बदतमीज की तरह व्यवहार करने लगा। उसके व्यवहार में किसी पूर्ववर्ती जैसा कोई व्यवहार नहीं था। उसने कहा, तुम बस कहो। चलो साथ मिलकर कहते हैं। तुम्हारे भी घोटाले हुए हैं। चलो, अगर तुम ऐसा नहीं करते तो तुम मुझे दादाजी कहते हो। डिंग हाओ असहाय महसूस कर रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। उसे बातचीत बीच में ही रोकनी पड़ी ताकि दो बूढ़े पागलों के बीच झगड़ा ना हो जो हर दिन रजोनिवृत्ति के दौर से गुजर रहे थे। सौभाग्य से उन दोनों के इतना उत्पात मचाने के बाद डिंग हाओ को राहत महसूस हुई। अध्याय 190 कृपाणों का कृपाण तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय में बलवान।
नदी के किनारे 30 या 40 भटकते योद्धाओं के शव पड़े थे। चट्टानों की बनावट और दरारों के साथ गहरा लाल खून बह रहा था। हवा में तीखी और खूनी गंध भरी हुई थी, जिसमें अजीबोगरीब और उदासी थी। ये फिर से फॉलिंग स्टार संप्रदाय के दबंग कमीनों द्वारा किया गया था। सन की आदमी वांग ज्यूफेंग ने शवों पर नजर डाली और उनके घावों से उनकी मौत का कारण जान लिया। कोई भी नहीं जानता था कि डिंग हाओ फॉलिंग स्टार संप्रदाय के नाम के प्रति अस्वीकृति और तिरस्कार से क्यों भरा हुआ था। ली मुयुन ने कुछ बुदबुदाया और शवों को बैंगनी लपटों से जला दिया। अपने जादू के कौशल को सतर्कता के लिए इस्तेमाल करते हुए डिंग हाओ चुपचाप ली लैन के पास गया और फुसफुसाया, ये जगह थोड़ी अजीब है, सावधान रहना। ली लैन ने हल्का सा सिर हिलाया। ची। आगे चलते हुए बैंगनी शर्ट वाले दक्षिणी अकादमी के पागल कूंग लियू कूंग ने जोर से फुफकार मारी। जाहिर तौर पर उसने दो लोगों के बीच की बातचीत सुनी थी। वह उनके प्रति काफी तिरस्कारपूर्ण था और उसे मजाक करना चाहिए था कि डिंग हाओ बहुत डरपोक था। डिंग हाओ ने कुछ नहीं कहा। इसके बजाय उसने आशा व्यक्त की कि उसकी चिंताएं अनावश्यक थी और उसकी भावना गलत थी। नदी के दूसरी ओर चट्टान के साथ डिंग हाओ ऊपर चढ़ गया। वह विशाल शहर के द्वार पर आया और ठंडी भूत जैसी हवा अंततः डिंग हाओ की भावना से गायब हो गई, जैसे कि वह कभी दिखाई नहीं दी थी। छोटी प्यारी बिल्ली का प्रदर्शन थोड़ा सामान्य हो गया और वह फिर से आलसी ढंग से खर्राटे लेने लगी। धब्बेदार पत्थर की सड़क के साथ डिंग हाओ और अन्य लोग विशाल शहर में चले गए। उन्होंने जो देखा वह मृत खंडहर था। यह एक प्राचीन शहर था जिसे पूरी तरह से छोड़ दिया गया था। कुछ मूर्तियां और मंडप ढह गए थे। जमीन पर अभी भी कुछ समय पहले हुई लड़ाई के निशान थे। विभिन्न गुणों वाली क्यूई हवा में उलझी हुई थी। यह देखा जा सकता था कि सभी प्रमुख संप्रदायों ने कुछ समय पहले यहां प्राचीन निषेध को तोड़ने के लिए बहुत प्रयास किया था। जंगल की आग की लपटें खंडहरों के बीच घूम रही थीं, जिससे थोड़ी सी रोशनी पैदा हो रही थी। यह तो बस एक भूतहा शहर था। हालांकि सभी प्रकार के जादुई हथियार, अमृत, जादुई हथियार, रहस्य और खजाने जो कभी यहां रखे गए थे, उन्हें 9 संप्रदायों ने बहाकर ले गए थे और पीछे कुछ भी नहीं छोड़ा। पहले यहां हजारों की संख्या में भटकते योद्धा, दुष्ट साधक और दूसरे महान संप्रदायों के गुरु और शिष्य आते थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वे कहां चले गए हैं। इतना बड़ा शहर खाली लग रहा था। यहां तक कि कदमों की आहट भी नहीं सुनाई दे रही थी, इसलिए माहौल अजीबोगरीब था। अचानक भीड़ विशाल शहर के केंद्र में एक चौराहे पर पहुंच गई। चौकोर बीच में 100 मीटर ऊंची एक विशाल मूर्ति थी। उसका चेहरा धुंधला हो चुका था और उसके हाथ में मौजूद पत्थर की तलवार बीच से 3 टुकड़ों में टूट चुकी थी। फिर भी चेहरों पर एक तीखी आभा आ रही थी। जीवन के उतार चढ़ाव और ब्रह्मांड की दूर की आभा लगभग दम घोंट रही थी, मानो यह विशाल पत्थर की मूर्ति कभी भी जीवित हो सकती है। ठीक है, मैं अगले चरण की व्यवस्था के बारे में बात करता हूँ। लियू सुइफेंग ने विशाल पत्थर की मूर्ति पर नजर डाली और भीड़ की ओर देखने लगा। हमारा स्थान इस प्राचीन सांप्रदायिक स्थल की पहली मंजिल है। यहाँ सभी स्थानों की तलाशी ली गई है, लेकिन कुछ भी छूटा नहीं है, इसलिए जोखिम उठाने का कोई मतलब नहीं है। हमारा मुख्य लक्ष्य दूसरी और तीसरी भूमिगत मंजिल है। सभी लोग चुपचाप सुनते रहे। वन स्वॉर्ड डिस्ट्रक्शन ने कहा, इस क्रॉस स्क्वायर में सभी तरफ 5 सड़कें हैं, जो दूसरी भूमिगत मंजिल पर 5 अलग अलग क्षेत्रों की ओर जाती हैं जो एक दूसरे से जुड़ी नहीं है। अब से हम प्रत्येक अकादमी के शिक्षकों और शिष्यों की 5 टीमों में विभाजित होंगे, साथ ही एक तीसरी पीढ़ी का शिष्य भी। प्रत्येक ने एक दिशा चुनी। हर कोई यहाँ थोड़ा आराम करेगा और फिर तुरंत साइट की दूसरी मंजिल पर चला जाएगा। वह इस मुकदमे का नेता था। स्वाभाविक रूप से उसकी बातों पर किसी को आपत्ति नहीं होगी। भीड़ ने चौक में थोड़ा आराम किया, क्यूई चलाकर सांसों को नियंत्रित किया। अधिक पानी और भोजन के साथ उन्हें फिर 5 टीमों में विभाजित किया गया। वांग ज्यूफेंग, निंदक व्यक्ति, और मा यफेई नामक तीसरी पीढ़ी के एक अन्य शिष्य, डिंग हाओ, ली लेन और लू पिंगफेई के 3 शिष्यों के साथ पूर्व की ओर जाने वाले मार्ग को चुना। लियू सुइफेंग और केंद्रीय अकादमी के मुख्य शिक्षक सफेद शर्ट के नेतृत्व में ली मुयुन, लियांग फेक्स्यू और चेन शिंग लिटिल मार्शल उन्माद ने दक्षिण पश्चिम दिशा को चुना। वेस्टर्न अकादमी ऑफ रेड शर्ट्स ने पश्चिम दिशा को चुना। दक्षिणी अकादमी के बैंगनी शर्ट के कारण दक्षिण चुना।
उत्तरी अकादमी के पीले शर्ट ने उत्तर दिशा को चुना। 5 टीमों में क्रमशः एक मुख्य शिक्षक और एक तीसरी पीढ़ी का शिष्य था। ऐसा समूहन वास्तव में सबसे उचित था। इसमें कोई संदेह नहीं था कि संप्रदाय के दृष्टिकोण से ये 5 अकादमियों के शिष्यों के लिए एक और विशेष परीक्षा थी। पूर्व की ओर से वांग ज्यूफेंग की टीम दूसरी भूमिगत मंजिल के प्रवेश द्वार पर पहुंची। लगभग 10 किलोमीटर चलने के बाद वे एक बहुत ही भव्य मंदिर की सीढ़ी के एक तरफ पहुंचे। यह एक ऐसा प्रवेश द्वार था जिसे शक्तिशाली ताकतों ने उड़ा दिया था। एक अच्छी तरह से संरक्षित सर्पिल सीढ़ी घूमकर अज्ञात अंधेरे में लंबवत रूप से विस्तारित हो गई थी। हालांकि सन की आदमी वांग ज्यूफेंग हमेशा हंसी मजाक करके नफरत पैदा करना पसंद करता था, ताकि ऐसा लगे कि वह कुछ भी ठीक नहीं कर रहा है, लेकिन इस समय उसका प्रदर्शन अभी भी बहुत विश्वसनीय था। उसने अपने जादू के कौशल का इस्तेमाल किया और अपने पूरे शरीर पर एक पीली लो जलाई, जिसने डिंग हाओ के तीनों और अन्य शिष्यों को उसमें लपेट लिया, जो एक मजबूत प्रभावशाली गति दिखा रहा था। 5 लोग घूमते हुए सीढ़ी से कदम दर कदम नीचे उतरे। इस तरह की भावना के साथ, मानो वे एक अंधेरे नरक में चल रहे हों, वे केवल अपने ही कदमों और सांसों की आवाज सुन सकते थे। किसी को नहीं पता था कि नीचे जाने में कितना समय लगेगा। डिंग हाओ ने अनुमान लगाया कि वे कम से कम 500 मीटर नीचे चले होंगे। अंततः पश्चिम से भीषण युद्ध की चेतावनी आई। चले जाओ, किसने हिम्मत की इसे मुझसे छीनने की? मैंने सबसे पहले इस जादुई तलवार को खोजा था। हा, खजानों में पुण्यवान लोगों का वास होना चाहिए। वांग हू, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि कृपाण छोड़ दो और लालच के एक पल के लिए खुद को मत मारो। तुम उसके साथ इतनी बकवास क्यों कर रहे हो? सभी को कंधे से कंधा मिलाकर उसके खिलाफ लड़ना चाहिए। उसे काट डालो और जादुई तलवार छीन लो। हर तरह की चीख पुकार के बाद कुछ चीखें सुनाई दी। हथियार के टकराने की आवाजें आती रहीं। अंधेरे में हिंसक धातु के टकराने से पैदा होने वाली क्षणिक चमक को देखा जा सकता था। अभी मत लड़ो, कोई आ रहा है। डिंग हाओ और अन्य लोगों के आगमन के बारे में जानते हुए एट्रिक्स में दोनों पक्ष भारी सांस लेते हुए पीछे हट गए। शत्रुता से भरे हुए वे कदमों की दिशा में देखने लगे, इस डर से कि और लोग तथाकथित जादुई कृपाण के लिए उनसे प्रतिस्पर्धा करेंगे। लेकिन जल्द ही इन लोगों की आंखें चमकने लगी और उनके चेहरे पर निराशा साफ झलकने लगी। तलवारबाजी चाहने वाला संप्रदाय। आने वाले लोग वास्तव में तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय से थे। तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय की प्रमुख शक्ति का उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं थी और केवल उस चुलबुले और दाढ़ी वाले मजबूत आदमी के बारे में बात करना था। वह आदमी अपने पूरे शरीर पर सुनहरी क्यूई लौ से जल रहा था, जैसे युद्ध देवता किसी अंधेरे युद्ध से बाहर निकले हों। 20 या 30 मीटर की दूरी पर भी बहते हुए प्राण बल ने उन्हें कांपने पर मजबूर कर दिया था। ऐसा लग रहा था कि जादुई तलवार को रखा नहीं जा सकेगा। दोनों पक्षों ने एक दूसरे को व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ देखा और दुश्मनी थोड़ी कम हो गई। अगर उन्हें पहले से ऐसी स्थिति का पता होता तो उन्हें बैठकर अच्छी तरह से चर्चा करनी चाहिए थी। अब उन्होंने तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय के लोगों को आकर्षित किया था, इसलिए वे पैसे खो देंगे जो उन्हें मिलना चाहिए था। 2 समूह के लोग तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय के लोगों को कृपाण की कृपाण सौंपने के बारे में सोच रहे थे और फिर जल्दी से चले गए। हालांकि तभी